नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपकी दोस्त खुशबू और खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हम सभी चाहते हैं एक हेल्दी और फिट लाइफ जीना, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और मसरूफियत की वजह से हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते और मौजूदा दौर में हमारा लाइफस्टाइल कितना बिगड़ चुका है इसका अंदाज़ा हमें तब चलता है जब हम ढेर सारी बीमारियों से घिर जाते हैं और फिर हमें पछतावा होता है कि काश पहले ही अपनी हेल्थ का ख्याल रख लिया होता। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो पछताने से बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ का पहले से ही ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार लाएं, अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने सोने और जागने के टाइम को थोड़ा सा दुरुस्त करें और जी हाँ, योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं अपनी योगा एक्सपर्ट शिल्पी जी के साथ और उनसे जानते हैं कुछ योगा टिप्स। आइए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं शिल्पी जी के पास। शिल्पी जी, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शिल्पी जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारी नाजरीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। थैंक यू। पहले तो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ आपके इस चैनल पे आके चैनल के माध्यम से लोगों तक योग तक पहुँचाऊँ। मैं शिल्पी गुप्ता, योगा थेरेपिस्ट, फाउंडर ऑफ अनुभूति योग। 18 साल से योग के फील्ड में सेवाएं दे रही हूं और अपना पूरा फ्यूचर भी इस योग के प्रचार प्रसार में ही समर्पित किया हुआ है। ये तो बहुत प्यारी बात आपने कही है कि आप योगा की लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं और योगा का ही प्रचार करना चाहती हैं। तो मेरे जहन में एक सबसे अहम सवाल जो आया है ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो ड्रीम होता है, जो हमारे सपने होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि हमें टीचर बनना है, किसी को पायलट बनना है। तो किस तरीके से आप योगा की लाइन में आई कि आज आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं? इसकी भी बहुत लंबी जर्नी है। जैसे मैंने बताया कि 18 साल से तो मैं योग के फील्ड में हूँ ही, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा कुछ बचपन से सपना नहीं था कि योगा के फील्ड में जाना है। जैसे सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है कि कुछ बनना है, तो ऐसे पर्टिकुलर मैं कहूँ कि शायद या तो मेरा कैरियर डिसाइडेड नहीं था, इसीलिए मैं इस फील्ड में आ गई। लेकिन शुरू से पैशनेट थी कि करना है कुछ, लाइफ में कुछ करना है। और कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी ने भी मुझे ऐसा साथ दिया कि लगभग 20 साल पहले मेरे को बहुत एक सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई थी। आफ्टर डिलीवरी मुझे रिमोटाइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। मेरे नीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स की, मैं नीज़ भी फोल्ड नहीं कर पाती थी। तो कहते हैं ना कि दुनिया अपनी बीमारी को कोस रही होती है, कर्ज कर रही होती है। मैं यहाँ पर अपनी बीमारी को ब्लेस्ड करती हूँ कि मेरे पास ये बीमारी आई और मैं इस फील्ड में आई। तो मैंने अपने आप को इस रिमोटाइड आर्थराइटिस की बीमारी को योग के थ्रू मैंने ठीक किया और अब मैंने सिर्फ जैसे मैंने अपने को ठीक किया तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इसी फील्ड में आके जैसे मैंने अपने आप को ठीक किया है, मैं आगे इस दुनिया में भी ठीक करूं। और फिर मैंने अपनी नई जर्नी आफ्टर मैरिज, नई जर्नी 4 इयर्स पूरी स्टडी मैंने इस फील्ड में की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें किया एंड सो मैनी डिप्लोमाज, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, एक्यूप्रेशर के, रेकी के, प्राणिक हीलिंग के, मतलब लॉट्स ऑफ कि इसमें ना फिर तो कहते हैं ना कि मेरे ब्लड में आ चुका है योगा। तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इस फील्ड के अलावा भी मैं कुछ और कर सकती हूँ। एक बहुत अच्छी सी बात आपने यहाँ पर कही शिल्पी जी कि जब लोग अपनी बीमारियों को कोसते हैं तो कोई एक शख्स होता है जो उस बीमारी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए उस पर काम करता है और उसी से एक कहा जाता है ना कि एक राह मिल जाती है कि हाँ यही है जिस पर हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, हाँ जी। और शिल्पी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था आफ्टर डिलीवरी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो महिलाएं रोज़, जो कहा जाता है हर रिपोर्ट्स में आता है कि हाँ अब पीसीओडी जो है आजकल, ना कि लेडीज़ या आजकल की टीनेज जो गर्ल्स होते हैं उनमें भी ये बहुत देखी जाती है। तो उसमें किस तरीके से योगा हमारी हेल्प कर सकता है? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि योग जो है ना वो पर्टिकुलर किसी एक बीमारी को ठीक नहीं करता। वो हम ये कहेंगे कि अगर आप कर रहे हो योग तो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम है
वो अपने आप ठीक हो रही होती है। लेकिन हाँ ठीक है, पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक पोजेज होते हैं, स्पेसिफिक प्राणायाम होता है जिनको करने से वो ठीक होते हैं। अब जैसे पीसीओडी की आपने प्रॉब्लम्स बताया, हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स है ये, और स्पेशली आज की टीनेजर यंगस्टर के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आए दिन मेरे पास आती हैं, कुछ यही बताती है कि हमें पीरियड्स ढंग से नहीं होते, या कभी ये होता है कि एक्सेस रहते हैं, कभी 2-2 3-3 महीने में बताते हैं, और यहाँ से ही हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जहाँ हमारा हार्मोन्स डिस्टर्ब्स होते हैं, ये हमारे 3 टाइम का होता है। एज अ फीमेल्स के लिए 3 टाइम पर अपने आप को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइम उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, सेकंड जब उनकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चलता है, एंड थर्ड उनका मेनोपॉज का ड्यूरेशन जो होता है। अगर इन तीनों ही अपनी पोजीशन में अगर वो अपने आप को ध्यान रखती हैं, अलर्ट रखती हैं, अपने आहार और विहार, आहार मीन्स अपनी डाइट अगर अच्छी रखेंगी, विहार में जो हमारा योगा का इंक्लूड उसमें रहेगा, जो भी आप पूरे दिन की दिनचर्या रख रहे हैं उसको अगर ठीक से रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे योगा पोजेस हैं, और मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं खुद पीसीओडी मुझे है, तो अगर आप मुझे बताएं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से पोजेस हैं और ऐसी कौन सी डाइट है जो मैं फॉलो कर सकती हूँ, और मुझे बताएं कि बहुत सारे नाजरीन जो हमें देख रही है वो भी इस जानकारी को जानना चाहेंगी। देखिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम जैसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक सिस्ट हैं, उसमें हमारी ओवरीज पे सिस्ट होते हैं। तो मैं इसको एग्जांपल ही, देखिए कोई भी एक रट्टाफिकेशन या हमें सिलेबस नहीं करना है कि यही पोज करना है या चीज़ है, हमें समझना है कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसको कैसे ठीक करना है। आपने कभी एक धागा देखा होगा, धागे में गांठें लगी हुई होती हैं अगर, तो हम धागे को कैसे, गांठ को कैसे करते हैं रिजॉल्व, थोड़ा सा ऐसे धागा हिलाते हैं और ऐसे स्ट्रेच लेते हैं। सिंपल, जो धागे में गांठ बंधी हुई है उसको हम थोड़ा सा मूव किया एंड स्ट्रेचिंग की, तो वो नॉट जो है वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। सेम पीसीओडी में है, जब हमारी ओवरीज में सिस्ट होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी नेवल से नीचे के पार्ट की स्ट्रेचिंग होती हैं उनको हम अगर करते हैं रेगुलर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल कोबरा पोज होता है, भुजंग आसन, उसे अगर हम रेगुलर करेंगे क्योंकि वो इसी पार्ट को स्ट्रेच ले रहा होता है। एंड सेम इसी तरह धनुरासन होता है, धनुरासन को अगर हम करेंगे तो वो हमारी स्ट्रेचिंग चीज़ें आ रही होती हैं। हमारे सुप्त वज्रासन किया जाता है, एक सुप्त वज्रासन, पैरों बैठकर वज्रासन में बैठ कर हम पीछे की तरफ स्ट्रेच लेते हैं, तो हमारा इसी एरिया पे अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है इधर ये। तो इन 3 पोजेस को अगर हम अच्छे से करते हैं एंड साथ में कपालभाति एंड अनुलोम विलोम करते हैं प्राणायाम, तो उससे 101% ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसे इम्पोर्टेंट जानकारी हम बोलते हैं, वो मैं अपने साथ इसे संभाल के रखूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी तो होती है लेकिन अच्छे से पता नहीं होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि रेक्टिफिकेशन नहीं चलना चाहिए, उसी तरीके से जानना पड़ेगा कि कैसे किसी बीमारी का हल निकाला जा सकता है। एक्चुअली मैंने इस प्रॉब्लम्स, मतलब इस फील्ड में ग्रोथ अगर मैं कहूँगी तो मेरी यही की है कि मैंने ना रूटली काम किया है इस पर, बुकिश नॉलेज से नहीं किया कि बुक में डायबिटीज़ का ये आसन है, इसका ये आसन है, इधर ये नहीं। मैंने बेस समझा है कि कौन से सिस्टम पे प्रॉब्लम आई है और उस सिस्टम पे क्या हुआ होगा, तो सिर्फ उसका रूटली हम उसको काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब जो लोग नहीं कर सकते धनुरासन या जो लोग कोबरा नहीं कर सकते तो उनको हम कैसे ठीक कराएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि हम उनको नहीं करा सकते, तो उनको हम और बेसिक वाले जो इनका भी और बेसिक आसन होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि फोकस हमें सिर्फ अपने नेवल से नीचे के एरिया पे करना है, तो जिन पोजेस के थ्रू वहाँ स्ट्रेचिंग आएगी 101% जाएगी। मतलब इनफैक्ट पीसीओडी की प्रॉब्लम तो हम गारंटेड बोलते हैं कि आपने 1 महीना भी योगा कर लिया आपकी प्रॉब्लम्स चली जाएगी। तो मैं कल से ही योगा करना शुरू करूंगी और जितने भी पोजेस आपने बताया उनको जरूर फॉलो करूंगी। और जैसी बात आपने की कुछ मुद्राओं की, कुछ योगा आसन्स की, तो मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें वो थोड़े से योगा आसन्स भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप हमारे योगा हॉल में चलिए, वहाँ कुछ पोजेस करके दिखा देती हूँ। जी चलिए। अभी हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी की प्रॉब्लम, या गर्ल्स की, जो आज की यंगस्टर
टीनेजर गर्ल्स सबसे ज़्यादा फेस कर रही हैं। पीरियड्स उनके ठीक से नहीं होते, कभी कई गर्ल्स के 2-2 3-3 महीने तक नहीं होते और कुछ के ऐसे होते हैं जिनका हर 15 डेज़ पर या एक्सेस रहता है या कभी किसी के कम रहते हैं। तो उनके लिए मैं अभी आप लोगों को 4-5 ऐसे आसन्स बता रही हूँ। अगर इन की प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला पोज हमारा ये वज्रासन है। वज्रासन को करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, इसको दंडासन बोला जाता है। तो वज्रासन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले पैर को अपनी एक साइड फोल्ड करते हैं और दूसरी वाली साइड को इधर ये लेके आते हैं। एंड इसको सीखने के लिए कि करेक्ट पोज है या नहीं, आपका राइट बिग टो लेफ्ट बिग टो के ऊपर होना चाहिए। एंड दोनों पैर आपके इस तरीके से ये उठे हुए नहीं होने चाहिए, पूरा बिल्कुल नीचे रखना चाहिए। और फिर हम इस वज्रासन में बैठ के आंखें बंद कर कर एटलीस्ट 4 से 5 बार गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। सांस लेते हुए ध्यान रखें कि आपका स्टमक बाहर की तरफ आए, चेस्ट एक्सपेंड हो। एंड एक्सेल करते हुए कोशिश करना है कि आपका स्टमक अंदर की तरफ जाए। इस तरीके से ये वज्रासन, और एक वज्रासन ही सिर्फ सिंगल एक ऐसा पोज है जिसको आप खाना खाने के बाद इमीडिएट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। लगभग 90% प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ख़राब होती हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्यों काम करता है, क्योंकि हमारे हार्ट के एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के पॉइंट सारे काफ मसल्स में हैं और हम इस तरीके से बैठते हैं तो वो पॉइंट हमारे प्रेस होते हैं। तो सबसे पहला पोज हमारा वज्रासन एंड सेकंड पोज इसी वज्रासन में हम सुप्त वज्रासन की प्रैक्टिस करते हैं। सुप्त वज्रासन इस तरीके से, जैसे वज्रासन में आप बैठे हैं एंड धीरे धीरे इस तरीके से एल्बोज, ये बिगनर्स के लिए, एंड 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर नहीं नीचे जा सकते, दोनों हाथों को इस तरीके से रखें और इस पोजीशन में लें। आप लगता है कि आप और नीचे जा सकते हैं तो अपनी एल्बोज को बेंड करें और इस पोजीशन में लेकर करें। एंड थर्ड आपका स्टेप जो फाइनल सुप्त वज्रासन है, आपको लगता है कि आप और अपने आगे की तरफ ला सकते हैं एंड हेड डाउन एंड अपनी पोजीशन, एंड इस तरीके से ये हमारा सुप्त वज्रासन पोजीशन होती है। इस सुप्त वज्रासन में हमारे नेवल से नीचे का एरिया पूरा की पूरा स्ट्रेच लेता है, इसीलिए ये पोज हमारे हार्मोनल चेंजेस में हेल्पफुल होते हैं। तो इस पोजीशन में जैसे हम गए हैं वैसे ही पोजीशन से हम वापस आएंगे। तो ये सेकंड पोज हमारा सुप्त वज्रासन है। थर्ड पोज इसी में ही आप साइड से इधर ये लेंगे, इधर से खोलेंगे, सेतु बंद आसन होता है, ब्रिज पोज भी इसको बोलते हैं। साइड से टर्न लेते हुए आप लेटेंगे, दोनों पैरों को कोशिश करेंगे जितना आपके स्टमक के पास, आपके पीछे बटक के पास ले सकते हैं। मैं पोजीशन ठीक कर लेती हूँ, यस। नाउ आपके हील आपके बटक से टच हो, अगर आप इनको पकड़ सकते हैं एंकल को तो पकड़ लें, अदरवाइज दोनों हाथों को साइड से रख दें और ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए अपनी कमर को मैक्सिमम उठाना है, जितना भी आप जा सकते हैं। अगर आप एंकल पकड़ सकते हैं तो इजीली पकड़कर इस पोजीशन में होल्ड करें। ये सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन सबसे अच्छा हमारी बैक के लिए होता है, जितना आजकल इस प्रॉब्लम में बैक की प्रॉब्लम आती है तब। एंड धीरे धीरे वापस इसी पोजीशन को कम से कम आप 10 टाइम्स करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे इसको ब्रीदिंग के साथ करते हैं, इनहेल करते हुए मैक्सिमम कमर को उठाते हैं एंड एक्सहेल करते हुए नीचे जाते हैं। इस तरीके से ये 2 पोजीशन हमारी वज्रासन एंड सुप्त वज्रासन, एंड थर्ड हमारा सेतु बंधासन। एंड फोर्थ पोजीशन हमारी, जैसे मैंने आपको बताया ही कि कोबरा पोज किया जाता है। कोबरा पोज के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर के नीचे रखना है, फिर थोड़ा सा अपने शोल्डर से हाथों को आगे ला के नीज को पीछे की तरफ कर कर एंड धीरे धीरे अपनी कमर को इस तरीके से लेके आना है। एंड धीरे धीरे आप चाहें तो इसको लेट कर भी कर सकते हैं। इसको दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखिएगा, हील एंड टोज मिला के रखिए एंड धीरे धीरे इनहेल करते हुए कोबरा पोज, जिस पर ये एग्जैक्ट कमर एकदम सीधी ना हो आपकी तो धीरे धीरे इसको इतने पर भी ले सकते हैं। इसका सरल और भुजंग आसन इस तरीके से हाथों को लेके भी किया जा सकता है।
आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन हो उस पोजीशन में जाकर आप कीजिए इसको। एंड नेक्स्ट इसी का 5th पोज, धीरे धीरे अपने नीचे आइए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देना है एंड दोनों पैरों को फोल्ड कीजिएगा एंड दोनों हाथों से अपने एंकल पकड़ लेने हैं एंड इनहेल एंड धीरे धीरे अपने आप को, पैरों को एंड कमर को उठाना है। मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाना है। अगर आप पर ये भी नहीं होता है तो इसका सरल पोज, आप दोनों हाथों को, एल्बोज को इस तरीके से बेंड कर लें और दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। इस पोजीशन को भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पकड़ सकते हैं तो पकड़ के भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 5 पोजेज जो हमारे पीरियड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है उसके लिए किए जाते हैं। इसका लास्ट जो हम पोज रिलैक्स के लिए करते हैं वो शशांक आसन करते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड ना उधर ले। शशांक आसन हमारे हार्मोनल चेंजेस एंड अपने मन को शांत करने के लिए किया जाता है। शशांक मीन्स जैसे नाम से ही इंडिकेट है चंद्रमा की तरह शीतलता देता है। तो इस हमारी प्रॉब्लम्स में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लक्चुएट करता है। कभी हॉट फ्लशेस आते हैं, कभी कोल्ड फ्लशेस होते हैं। तो इन सभी में अगर ये 5 to 6 आसन्स आप रेगुलर अगर करेंगी तो 101% आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट अभी जो हमारे क्वेश्चंस थे कि हम प्रेगनेंसी योगा में हमें क्या करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी योगा के ड्यूरेशन में मैं 4 पोजेज ये बता रही हूँ जिनको आप अगर रेगुलर करेंगे एंड 8th मंथ के बाद करना है। जब 8th मंथ कंप्लीट हो जाए, 9 मंथ में इस चीज़ के लिए करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मलासन की प्रैक्टिस करते हैं। मलासन जो किया जाता है इस तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड किया जाता है, एल्बोज जो है वो आपके इधर लगानी है एंड इस तरीके से पोजीशन करनी है। ये मलासन की प्रैक्टिस, इसको आप चाहें तो धीरे धीरे इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पोजीशन को लें और धीरे धीरे इस तरीके से लें। तो ये मलासन की प्रैक्टिस करिए, आपका सर्विक्स एरिया धीरे धीरे खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। सेम दूसरा पोज, इसी पोज में जब हम मलासन करते हैं, मलासन में मूवमेंट करना है, इसको डक वॉक बोलते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने हाथों का सपोर्ट देके या आप किसी दूसरे का भी सपोर्ट लेके हाथों से पकड़कर उनका कर सकते हैं। इस तरीके से ये मूवमेंट्स करना है, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। एटलीस्ट डेली के आपको 100 स्टेप चलने चाहिए। तो इस तरीके से ये मूवमेंट है ना। एक बार मैं आपको फ्रंट में करके दिखा देती हूँ। यस, मलासन की पोजीशन से इस तरीके से धीरे धीरे मूव करते हुए ये पोजीशन में आनी है। यस, एंड सेम पीछे की तरफ। एंड थर्ड पोज इसी में बटरफ्लाई। जितना आप अपने को अच्छे से स्ट्रेच लेके इसको बटरफ्लाई कर सकते हैं, इसको बटरफ्लाई करनी है। जितना भी अगर खींच के इसको अपने अच्छे से जितना पास ला सकते हैं उतना पास लाना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है और इस तरीके से करना है। इसी पोजीशन में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से पुश करना है और स्ट्रेच लेना है। ये 3 पोज आपने जो प्रेगनेंसी के 8th मंथ के बाद रेगुलर करेंगे। एंड 4th पोज आप थोड़ा सा अपने आप को बैठते हुए सिर्फ एक ये स्क्वाट पोजीशन में हमें ले लेना है। आप इसको चाहें तो मूव कर सकते हैं। इस पोजीशन को हम बॉल के सपोर्ट से भी करते हैं। आप बॉल पर बैठकर इस तरीके से ये मूवमेंट्स करना है। तो ये स्क्वाट पोजीशन में आप जितना ये करेंगे तो हमारी ये प्रेगनेंसी योगा की 4 पोजेज हैं जिनको आप 8th मंथ कंप्लीट होने के बाद ही प्लीज़, और जब भी करेंगे किसी के सुपरविज़न में करना है, अपने बिना किसी एडवाइस के नहीं करना है। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तब ये चीज़ के लिए करें। ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए योग की अनुभूति करना अति ज़रूरी है। मुझे हार्मोनल इश्यूज से जो जायज़ है 35 की एज के बाद आते ही आते हैं। मुझे योगा से बहुत मदद मिली है उन्हें रिजॉल्व होने के लिए। मेरा नाम पारुल बंसल है। मेरे को 2 साल हो गए हैं योगा करते हुए। और योगा से मैं योगा आने से पहले मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं खाना अच्छे से नहीं खा पाती थी, डाइजेस्ट नहीं होता था। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
योगा मैं 2 साल से रेगुलर कर रही हूँ और मेरा 4 kg वेट रिड्यूस भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सपना जैन है। मैं योगा में 7 साल पहले आई थी और जब मैं आई थी तो बहुत सैड रहती थी, लेकिन आज मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ कि कोई भी बिलीव नहीं कर पाता कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। और जब मैं आई थी तो मेरे नीज़ में इतना पेन था कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन आज मेरा ये है कि मैं दौड़ सकती हूँ। और सर्वाइकल मेरे को इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। मैं अगर 4 दिन नहीं आती योगा तो मेरे को आज भी वो इशू हो जाता है, लेकिन योगा मेरी ज़िंदगी में इतना भर चुका है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती। नमस्कार, मैं संगीता सुदन। लास्ट ईयर में योगा ज्वाइन की थी और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए मेरे स्वास्थ्य पे, मेरे डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे कोविड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, फाइब्रेट्स के, शुगर के, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और मेरी वेट भी बहुत कम हो गई, मतलब 10 to 12। इट्स ए मिरेकल। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। मुकम्मल नहीं है इस जहां में कोई, मुकम्मल नहीं है इस जहां में कोई, वरना इंसान खुद को खुदा समझता। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही कमजोरी को कामयाबी का हथियार बनाएं और माशरे के लिए नजीर बन जाएं। प्रिया भार्गव ऐसी ही शख्सियत जिसे देखकर कहना जायज होगा कि इन्होंने अपनी कमजोरी को कामयाबी के आगे आने नहीं दिया और अपनी अनोखी शिनाख्त समाज के सामने पेश की। प्रिया बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन स्कूल से कॉलेज के सफ़र के दरमियान एक खतरनाक बीमारी की वजह से माजूर होकर व्हील चेयर पर आ गईं। इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गईं और कई बार खुदकुशी का ख्याल भी आया, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उस मुश्किल वक्त में उन्होंने पेंटिंग को अपनी सहेली बनाया, डिप्रेशन से बाहर आई और 2015 में मिस व्हीलचेयर इंडिया बनी। और आज वो मुश्किल हालात से कैसे लड़ा जाए और कामयाबी हासिल की जाए उसका फन लोगों को सिखाती हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं और जान लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। घर की सफाई में तो हम ख्वातीन कोई कमी नहीं छोड़ती और किचन की सफाई तो जैसे हर वक्त होती ही रहती है। किचन में कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मिक्सर। इसकी सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किचन की दूसरी चीज़ों का। हम मिक्सर जार को अंदर से साफ तो कर देते हैं, लेकिन पीछे वाला हिस्सा अक्सर गंदा ही रह जाता है और फिर धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती चली जाती है और वो गंदगी फिर आसानी से साफ भी नहीं हो पाती। तो आप चाहें तो हमारी ये टिप आजमा कर बिना मेहनत के इसे आसानी से साफ कर सकती हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड जेल लेना होगा, फिर उसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना होगा, फिर थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जार की बैक साइड में लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। बस फिर पानी से धो लें। फिर देखिए जार की बैक साइड एकदम चमक उठेगी। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।